तारीख़ के तालिब इल्मों का आज इस मेरे दूसरे क्लास में खैर मक़दम है। और ये जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1707 से लेकर 1950 तक हिंदुस्तान की तारीख़, इसके पहले यूनिट से हम लोग रोशनास हो चुके हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ 18वीं सेंचुरी 18वीं सदी की तशरीह से मुताल्लिक़ हम लोगों ने तफसीली गुफ्तगू की थी। और आज इसका जो दूसरा यूनिट है इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी आज़ाद रियासतों का ज़हूर, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले यूनिट में ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से 18वीं सदी में जो सियासी हालात थे मुग़ल या सल्तनत के ज़वाल की वजह से रूनमा हो रहे थे, उस वजह से आज़ाद रियासतों का ज़हूर हुआ था, लेकिन इसका ज़िक्र सरसरी तौर पर आया था। आज हम लोग तफसील से इस पर गुफ्तगू करेंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। इस लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद, जैसा कि आपने देखा 18वीं सदी में ज़वाल होता है, आज़ाद इलाक़ाई ताकत का जो ज़हूर होता है, इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसको समझना कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। दूसरा जो हमारा मकसद है कि इस अमल को समझना, इस अमल का मुताला करना, जिसमें कि मैसूर और हैदराबाद जो रियासतें हैं, इसकी सियासी तश्कील 18वीं सदी में किस तरह हुई। तीसरी जो बात है वो ये है कि इस अमल को भी समझना कि ये दो खित्ते हैं अलग अलग, मैसूर का खित्ता अलग है, हैदराबाद का खित्ता अलग है। इन दोनों खित्तों में अलग अलग जो है किस तरह ये जो अमल है वो दोनों खित्तों में किस तरह मुख्तलिफ थे, और कुछ वजूहात की निशानदही करना कि दोनों अमल आखिर मुख्तलिफ क्यों हुए। और अगली जो बात है, मकसद हमारा है वो ये है कि सिख राज या सिख सूबा, उसके क़याम से पहले पंजाब की सियासत में जो तब्दीलियाँ हुई, जो तरक्की हुई, जो उथल पुथल नज़र आती है, उससे सिख का जो मजहबी निज़ाम है उसका आखिरकार सियासी क़ुव्वत में तब्दील होना, ये भी अमल पर हम रोशनी डालेंगे। और वो अमल पर रोशनी डाली जाएगी जिनके ज़रिए सिख रियासतों का ज़हूर होता है। तो सबसे पहले तारुफ, इंट्रोडक्शन। तो ये जो इलाक़ाई ताकतें थीं, मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद जो इनका उरूज होता है, ये सियासी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम मामला था। और ये जो इलाक़ाई रियासतें हैं, इनको मोटे तौर पर हम 3 ग्रोहों में तकसीम करते हैं। पहला है सक्सेसर स्टेट यानी जानशी रियासतें, जिनमें हैदराबाद, अवध और बंगाल का नाम लिया जा सकता है। दूसरा है न्यू स्टेट्स, नई रियासतें, जिनमें सिख, जाट और अफगानों का जिक्र आता है। और तीसरी है इंडिपेंडेंट किंगडम्स यानी आज़ाद हुकूमतें, जिनमें मैसूर है, राजपूत हैं और केरल का नाम लिया जाता है। अब पहला जो है जानशी रियासतें, इनको देखेंगे कि इन खित्तों में क्या होता है कि जो इनफरादी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो बगावत का अलम बुलंद करते हैं। उसके बाद एक समाजी ग्रोह बगावत का अलम बुलंद करता है, और आखिरकार इन खित्तों में बगावत बार बार होने लगती है। उसके अलावा एक और बात है कि इन रियासतों में जो ज़मींदारों ने बगावत का अलम बुलंद किया, वो सही मानों में देखा जाए तो जो शाही डिमांड था, ज़्यादा लगान वसूलने की जो टेंडेंसी थी, इसकी वजह से ज़मींदारों ने बगावत का परचम लहराया। और जो सूरत हाल गुनमा इन रियासतों में हुई, वहाँ के जो मकामी गवर्नर थे, इनको मरकज़ से कोई मदद नहीं मिल पाई। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि जो मकामी अशराफिया तबका था, लोकल एलिट्स थे, उनसे मदद इन्होंने हासिल की। जहाँ तक नई रियासतों, न्यू स्टेट्स की बात है, तो मुग़लों से बगावत करके इन लोगों ने नई रियासतों की बुनियाद डाली। और शुरू में ये किसानों की तहरीक से शुरू होता है, जैसे मराठा हैं, सिख हैं, जाट्स हैं। इन लोगों के यहाँ जो नए स्टेट्स की तश्कील होती है, नई रियासतें बनती हैं,
तो शुरू में एक पॉपुलर मूवमेंट के तौर पर शुरू होता है, और इस जो भी बगावतें हुई इसकी सरदारी जो है, लीडरशिप, वो किसी उमरा के हाथ में नहीं थी, बल्कि ऐसे नए लोगों के हाथ में थी जिनका ताल्लुक समाज के निचले तबके से था। और ये जो भी रियासतें वजूद में आईं, इनमें जो शुरू के मुगलिया दौर के जो सियासी इदारे थे, वो इदारे कुछ हद तक उनकी कंटिन्यूटी रहती है, वो तसलसल बरकरार रखते हैं, लेकिन बुनियादी तब्दीलियां भी हमें देखने को मिलती हैं। और ये तब्दीलियां मैसूर में और हैदराबाद में अलग अलग तरह से ज़हूर होती हैं। जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक़ है, वहाँ पे क्या होता क्या है कि जो मुग़ल सियासी इदारे हैं उनकी वो कमज़ोर हो जाते हैं, और इन कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके जो इलाक़ाई ताकतें हैं अपनी पोजीशन को मुस्तकम करते हैं। जहाँ तक मैसूर की बात है, मैसूर में वोदियर जो ख़ानदान था वो हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक नया निज़ाम कायम किया जाता है। लेकिन दोनों जो चाहे वो हैदराबाद हो या मैसूर हो, दोनों रियासतों में जो तरीक़ाकार था, जो अमल था ये खुद मुख्तार रियासत बनने का 18वीं सदी में, दोनों के रास्ते अलग अलग थे। और इनमें जो मरकज़ के साथ ताल्लुक़ तो बना रहा बहुत हद तक, और जो मुग़ल रिवायात थे वो भी बिल्कुल मुनक़ता नहीं कर दिए गए, बल्कि उसमें भी कुछ तसलसल देखने को हमें नज़र आती है। पहले हम मैसूर का मुताला करेंगे कि आखिर मैसूर का उरूज क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैसूर का अगर जोग्राफियाई हम मुताला करें तो नज़र आता है कि हैदराबाद के दक्कन में के जुनूब में ये वाक़ है इलाका, और ये वोदियर ख़ानदान से लेकर के टीपू सुल्तान के तक इस इलाके के जो हुक्मरान हुए, इन्होंने इनको मराठों के जो तोसी पसंदाना हरकत थे, ख़तरात थे, उनका सामना करना पड़ा। इसके अलावा हैदराबाद और कर्नाटक जैसे रियासतों से भी इन्हें ख़तरा लाहक हुआ, और इन सारी ख़तरात से जो सूरत हाल पैदा होती है, उस सूरत हाल का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने अपने मफाद के लिए उठाया। मैसूर के बारे में कहा जाता है कि दक्कन में जो विजयनगर रियासत थी, ये अहद वस्ता में, उसकी एक छोटी रियासत के तौर पर इसका उरूज होता है, और बाद में जो वोदियर ख़ानदान के लोग हैं इसको एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इसको तैयार कर देते हैं। उनके ज़माने में इसका उरूज होता है। मैसूर की तारीख़ में जो सबसे अहम नाम है हुक्मरानों में, उसमें हैदर अली का नाम लिया जा सकता है। और हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि इनका ताल्लुक़ किसी अशराफिया ख़ानदान से नहीं था, बल्कि इनके ताल्लुक़ गैर अशराफिया ख़ानदान से था। और अपनी करियर की शुरुआत, अपने काम की शुरुआत इन्होंने एक ऑफिसर के रूप में की थी, और लेकिन इन्होंने अपने काम के ज़रिए, अपने मिलिट्री जीनियस के ज़रिए, वो एक जंगजू लड़ाके के रूप में, एक जनरल के रूप में अपनी जो मेरिट थी इसको उन्होंने दिखाया। और जो मुकामी राजे थे, सरबराह थे, जिसको पोलीगार्ड्स कहा जाता था, उनको अपने ताबे किया, और बेदनोवा, सुंदा, कैनरा, गुटी, इन सब को भी अपने मातहत किया। इनके बारे में, हैदर अली के बारे में कहा जाता था कि काफ़ी हिम्मत वाले थे, और अंग्रेज़ों ने जब इनका मुकाबला हुआ तो मद्रास से 5 मील दूर तक इन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ करके बाहर कर दिया, और 1769 में अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि इनसे मुआहदा कर सकें। रोल ऑफ वार एंड न्यूट्रिशन मैसूर, ये जो मैसूर का राज्य था, मैसूर की जो रियासत थी, इसमें जंग और अस्करियत पसंदी का जो किरदार है, इसका भी हम मुताला करना चाहेंगे। चूँकि विजयनगर का जो सूबा था वो दक्कन में पहला सूबा था जो कि पहली बार आतिशी असलहे का इस्तेमाल किया था मुकामी राजाओं
और जो बैरूनी ख़तरात से उनका मुकाबला करने के लिए। जो मकामी सरबराहान थे मैसूर में, आमतौर पर इन्हें पुलिगार के नाम पे जाना जाता था, और ये आमतौर पर शिकारी लोग जो जंगल के होते थे उनके जानिशी थे, और इन्होंने धीरे धीरे अपनी जो जंग में महारत हासिल की, और जो मकामी सियासी कहिए कि लीडरशिप था वो उसको में अपनी महारत हासिल की, और विजयनगर जो एम्पायर था, विजयनगर का जो साम्राज्य था, वो सूबा था, उस सूबे में मिलिट्री सर्विस में ये दाखिल हुए, अपनी सर्विस को उन्होंने दिया। 18वीं सदी होते होते इन लोगों की जो ताकतें बढ़ती चली गईं, उसके वजूहात भी हैं। पहला वजह यह है कि जो काश्तकारी की ज़मीन थी उससे उस पर इनका लगान का कंट्रोल कायम हो जाता है, और उससे खराज तहसीन भी हमें मिलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो प्रिस्टली क्लास था, जो पुजारी तबका था, वो तबका और जो मंदिर था उनसे भी इन्हें बहुत सारी मदद मिलने लगी। और ये जो मंदिर थे वो मंदिर तिजारती मराकज़ भी थे, जिसने कि जो मकामी सरबराह थे, मकामी चीफ थे, लोकल चीफ्स थे, उनको बहुत ताकतवर बना दिया। मैसूर और पुलिगार के दरमियान रस्साकशी होती है, और आखिरकार मैसूर का रियासत वजूद में आता है। 18th सेंचुरी थ्रस्ट, 18वीं सदी का जोर जो है वो हमें देखने को मिलता है रस्साकशी का। इसकी शुरुआत चिक्कदेव राजा वोदेयर, जिनका ज़माना 1672 से लेकर 1704 तक का है, उनके ज़माने में शुरू होता है, और इनके दौर में मैसूर में अस्करियत पसंदी बड़े पैमाने पर होती है। मिलिटराइजेशन बड़े पैमाने पर हमें नजर आता है, और इसने अपने कहा जाए कि जो रेवेन्यू डिमांड्स थे, लगान का जो महसूल करना था, लगान की जो शरह तय करनी थी, उसको बढ़ा दिया, और कुछ ज़मीन जिन पर के जंगजुओं का कब्जा था उनको लगान से आज़ाद कर दिया। अगला साइड में आप देख रहे हैं, दाहिनी तरफ टीपू सुल्तान की तस्वीर है और बाईं तरफ हैदर अली की तस्वीर है। ये दो ऐसे हुक्मरान हुए जिन्होंने मैसूर की सियासत में बहुत ही अहम किरदार निभाए थे। जहाँ तक हैदर अली का ताल्लुक है, तो हैदर अली ने जो जंगजू लड़ाके थे उनकी जो खित्ते थे, उन खित्तों को नीलाम कर दिया, और उनको जो रेवेन्यू डिमांड्स थे वो उनके जो लोकल चीफ्स थे उनको दे दिया, इन खित्तों को। और जो लोकल चीफ थे, जो मकामी राजे थे, वो मकामी राजे जो थे, सरबराह जो थे, उनकी किसी भी आज़ादी को मानने से उन्होंने इनहराफ किया, और इनकी जो सरगर्मी थी इस पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई। जहाँ तक टीपू सुल्तान का ताल्लुक है, ये उनके बेटे थे हैदर अली के, और इन्होंने पॉलीगार्स जो थे इनकी ताकतों को कम करने के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने इनकी ज़मीनों को किराए पर लगा दिया, वो चाहे इंफरादी लोग हों या सरकारी अफसर के महकमे के अमले हों, उनको दे दी गई ज़मीन। और ये इसने जो फौज थी, मैसूर की फौज, उस मैसूर की फौज को रेगुलर पेमेंट करते थे, तनख्वाह बराबर इन्हें मिलती थी, ताकि फौज के अंदर कोई सरकशी की बात ना हो। और इसने ये भी कोशिश की कि फौज के अंदर कोई भी मफाद परस्त उभर करके सामने नहीं आए, और जो मुकामी सरबराह थे, लोकल चीफ्स थे, उनसे इनकी कोई साठ गांठ ना हो। जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें हैदर अली टीपू सुल्तान के मातहत मैसूर 1785 में कैसा था,
इसका नक्शा नजर आ रहा है। और ये जो खित्ता है मैसूर का, इसको पीले रंग से दिखाया गया है। और ये आप देखते हैं कि इसके उत्तर शुमाल में निज़ाम का इलाका है और शुमाल मगरिब में मराठों का हिस्सा है और जुनूब में जो है दक्कन रियासतें हैं। ये काफ़ी बड़े खत्ते पर इन्होंने हुकूमत कायम की थी। जहाँ तक मैसूर की फौजी तंजीम का ताल्लुक है तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने कोशिश की कि फौज के अंदर जो कमजोरी है, उन कमियां हैं, उसको दूर किया जाए। और इसी के लिए इन्होंने यूरोपीय फौजी जनरल्स का सहारा लिया, खास करके फ्रांसीसियों का। और इस सिलसिले में एक फ्रेंच जनरल है डे ला टूर ने अपने अकाउंट में लिखा है कि 1761 तक मैसूर की फौज में जो फ्रेंच आर्मी के लोग थे, फ्रांसीसी आर्मी के लोग थे, इनकी तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी। और ख़ास करके मैसूर का जो प्यादा था, मैसूर का जो तोपखाना था, इसमें इन फ्रांसीसियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। संजय सुब्रमण्यम एक मुहक्किक हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है, उनका कहना है कि मैसूर की आर्मी को जो यूरोपीय तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई, उससे मैसूर की आर्मी के अंदर नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा हो गया। और इससे जो लोगों की जदीद आतिशी असलहे को लेकर के इससे दुश्मनी थी, वो दूर हो गई। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन मैसूर की बात है, मैसूर की इंतज़ामिया का ताल्लुक है, कहा जाता है कि वोदेयर ख़ानदान ने जो एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया था, इंतज़ामिया का जो ढांचा तैयार किया था, वो कमोबेश जारी रहा। और लेकिन फिर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं। कुल 18 महकमे इंतज़ामिया के हमें मिलते हैं और जो आला हुक्काम थे, जैसे खांडेराव, वेंकटप्पा, मीर सादिक, इन लोगों को इनकी सलाहियत की बुनियाद पर मैसूर आर्मी में जगह दी गई। और जो भी तब्दीलियां हुई वो सिर्फ ऊंची सतह पर होती है और उन हालात में होती है जब कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई इक़्तिसादी धोखा, माशी धोखा हमें नजर आता है। जहाँ तक मैसूर की फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, माली वसाइल की बात है, जो कोई भी रियासत तब तक तरक्की नहीं कर सकती है, तब तक एक ताकतवर नहीं हो सकती है जब तक कि उसके माली वसाइल अच्छे ना हों। हैदर अली टीपू सुल्तान ने कोशिश की कि अपने मिलिट्री और सियासी जो इक़्तिदार है, उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, उसकी बुनियाद अच्छी की जाए। और इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी था कि जो माली वसाइल हैं रियासत के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। इसके लिए इन्होंने ताजिरों और किसानों की मदद भी ली, चूँकि ये ताजिर और किसान जो थे, ये 18वीं सदी में जो इक़्तिसादी हालात थे, उसमें अहम रोल अदा करते थे। जहाँ तक ज़मीन से ज़री लगान का ताल्लुक है, रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, तो ज़मीन को अलग अलग ग्रोहों में बांट दिया गया था और उनका तशख़ीस का जो पैमाना था वो भी अलग अलग था। पहला इजारा लैंड था, इजारा ज़मीन, जिसमें कि किसानों से जो लगान है उसको फिक्स कर दिया जाता था। दूसरा हिस्सा लैंड था, जिसमें कि ऐसी ज़मीन थी जिसमें कि जो सियासी इक़्तिदार था वो किसानों से पैदावार का एक ख़ास हिस्सा वसूलता था। तीसरा जो था वो वाटर्ड लैंड था, यानी ये ऐसा आबपाशी वाली ज़मीन थी, इसमें जो किराया लिया जाता था वो भी पैदावार का एक हिस्सा होता था। और चौथा जो था वो खुश्क ज़मीन थी, ड्राई लैंड था, जहाँ पे जो सरकार का हिस्सा था, मैसूर सरकार का, वो नक़द की शक्ल में लिया जाता था। जो ज़मीन थी उसके सर्वे का भी इंतज़ाम किया गया और उसकी पैमाइश का भी इंतज़ाम किया गया। और जो किसान थे उन किसानों को की हिफाजत का भी इंतज़ाम किया गया और जब वो परेशानी में पड़ते थे तो उनको रिलीफ भी दिया जाता था।
सरकार का ज़मीन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल था और एक ऑफिसर होता था अमिलदार, जो कि मालगुजारी से मुताल्लिक जो इंतज़ामिया थी उसका सरबराह होता था। और एक ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर है, इसका नाम है असुफदार। ये असुफदार जो है वो अगर लगान से मुताल्लिक कोई अदालती तनाज़ा होता था तो उसकी देख रेख करता था। जो बिचौलिए हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, इनका मैसूर की रियासत में ख़ासकर लगान के मामले में कोई किरदार नहीं था, कोई रोल नहीं था। और जो सूबे का मफाद था और जो किसानों का मफाद था, उनके बीच में बराह रास्त ताल्लुक था। और ऐसा इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वसूल किया जा सके। जहाँ तक टीपू सुल्तान का ताल्लुक है, इसने जो मेन अहम सरकारी मुलाजिम थे उनको रेवेन्यू फार्मिंग राइट्स जो था उसको देने से उन्होंने मना कर दिया। और जो इनफरादी लोग थे आज़ादाना तौर पर, जो कि काश्तकारी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहते थे, उनको भी इन्होंने काफ़ी मदद की। और जो लोग कुछ ऐसे काम करना चाहते थे जिससे आबपाशी का निज़ाम हो, ज़रूरी तरक्की हो और ढांचा बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके ज़रूरी तरक्की के लिए, उनको भी लगान से मुफ्त ज़मीन मुहैया की गई। इस तरह से एक ऐसे ग्रोह का इर्तिका होता है जो कि ज़रूरी तरक्की में मुआविन साबित होता है। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ऑफ लैंड एक जो तरीका था कि जो खित्ता था, ज़मीन था, उसको ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था किसी के हाथ में कि भाई आप उसमें इतने पैसे, फिक्स पैसा उससे वसूल किया जाएगा। ये भी सिस्टम जारी रहा। और जो जागीर की यहाँ तक बात है, मुग़ल सल्तनत में भी जागीरें थीं, लेकिन वो मौरिसी नहीं होती थीं। लेकिन यहाँ पर हेरिटेज जागीर का सिलसिला था और ये जागीरें मौरिसी थीं। और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था, ज़रूरी पैदावार, इनको जो भी होता था, इसकी जो पूरी गांव का जो समाज था वो आपस में हिस्से में बांटते थे। निखिलेश गुहा एक मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, उनका मानना है कि जो भी पैदावार होती थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो आला तबके के लोग थे और जो ख़ास करके मजहबी कामों में लगे हुए थे, पुजारी का जो तबका था, उनके पास चला जाता था। इस तरह से जो ज़रई ज़ायद था, एग्रीकल्चर सरप्लस, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरक्की के लिए नहीं किया जा सकता था। और जो काश्तकार थे उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे कि वो ज़रूरी तरक्की में बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा बढ़ा सकें। जहाँ तक मैसूर सूबे की बात है, इसने जंग को बहुत अहमियत दी। मराठों के साथ जंग, हैदराबाद के साथ जंग, कर्नाटक के साथ जंग और अंग्रेज़ों के साथ जंग, ये बराबर इनकी तारीख में देखने को मिलती है। और इन जंगों की वजह से जो मिलिट्री का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ता चला जाता है। और जब खर्च बढ़ेगा तो उस खर्च को पूरा करने के लिए लाजमी है कि आपको रेवेन्यू डिमांड यानी लगान की जो शरह है उसको बढ़ानी पड़ेगी। इसी वजह से टीपू ने अपने ज़माने में लगान की शरह को 30% तक बढ़ा दिया। इस वजह से कोई जो बाज़ाब्ता ज़रूरी तरक्की मुमकिन नहीं थी, क्योंकि लगान की शरह बहुत ज़्यादा थी और किसानों को बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था। ज़रूरी आमदनी के अलावा तिजारत से भी मैसूर में आमदनी होती थी, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड। और मैसूर की इक़्तिसादियात में, मईशत में जो ताजिर थे उनका बहुत अहम रोल था। ये जो ताजिर थे, अब जो उस ज़माने के जो रवायती कस्टम्स थे, उनका अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मफाद के लिए वो जो हुक्मरां होते थे उनसे ताल्लुक़ कायम करते थे। एक मुहक्किक हैं संजय सुब्रमण्यम,
उनका कहना है कि कुछ बड़े बड़े रेवेन्यू फार्मर्स तो थे, लेकिन उनके अंदर में मातहत जो एरिया, जो इलाका जिसमें खेती होती थी, वो उसमें कमी नहीं आई, बल्कि उसमें और इजाफा होता चला गया। इससे ये पता चलता है कि जो ज़री तरक्की है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई, और इससे की पैदावार से जो फ़ायदा हुआ, उस ज़ायद को, उस सरप्लस को ये तिजारत में भी लगाए। इसलिए कहा जाता है कि मैसूर में जो ताजिर थे काफ़ी मालदार थे, और टीपू सुल्तान ने तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए सरकारी ट्रेड सेंटर्स, ट्रेड तिजारती मराकज़ कायम किए, और इसकी देखभाल के लिए जो अफसर्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक दूसरे ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया, जिसका नाम था असूफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि तिजारत तो था, लेकिन तिजारती सरमाया, ट्रेड कैपिटल कहाँ से आता था? तो जो ट्रेड कैपिटल था, वो कैपिटल जो स्टेट ऑफिशियल्स थे, सरकारी अमले थे जो लगान वसूल करते थे, उसके जरिए मुहैया कराया जाता था। इसके अलावा कुछ सरमायाकारी जो इनफरादी अशखास थे जो कि सरमायाकारी करना चाहते थे, उनसे भी डिपॉजिट लिया जाता था तिजारत के कामों के लिए, और उसके बदले में इनको फिक्स 35% लगभग उनको रिटर्न मिलता था। जो मुकामी ताजिर थे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, उनको भी ये परमिशन दिया गया, इजाज़त दी गई कि वो ऐसे सामान जिससे कि स्टेट को फ़ायदा हो, सूबे को फ़ायदा हो, उसकी तिजारत कर सकते थे। जो भी सरकारी तिजारती मराकज़ थे, उनके जो रिकॉर्ड्स होते थे, उसके लेन देन के जो रिकॉर्ड होते थे, उनका बाज़ाब्ता वक्तन फ़ौक्तन जांच की जाती थी। इसके अलावा जो मैसूर की इक़्तिसादियात है, मईशत है, ये पूरी तरह करेंसी पर मुनहसर थी, सिक्कों पर मुनहसर थी। टीपू ने 1785 में अंग्रेज़ों के साथ इनके साथ टीपू ने 1785 में इनके जो साहली इलाके थे, जो बंदरगाह थे, उस पर से काली मिर्च, संदल की लकड़ी और इलायची के बरामदगी पर बैन लगा दिया, उस पर मनाही कर दी। और 1788 में इसने अंग्रेज़ों के साथ तिजारत पर कंप्लीट बैन कर दिया, इसे कंप्लीट बंद कर दिया, क्योंकि इससे मैसूर की रियासत को नुकसान हो रहा था। अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने, हमने कहा था कि जो करेंसी है मईशत की बुनियाद है, और ये करेंसी, ये सिक्के टकसाल में ढाले जाते थे, और ये टीपू सुल्तान के सिक्के हैं। दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये सिक्के सोने के बने हुए हैं, और बाईं तरफ जो सिक्के हैं वो तांबे के बने हुए हैं। इन सिक्कों को पगोडा के नाम से भी जाना जाता था। मैसूर की तारीख, मैसूर का फ़रोग़, मैसूर की मईशत, मैसूर के जो दूसरे की तिजारत, इन सब चीज़ों का जिक्र हमने कर लिया। अब एक दूसरी रियासत है, वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद एक आज़ाद रियासत के तौर पर किस तरह ज़हूर पज़ीर हुई, इसका भी हम मुताला करेंगे। और मैसूर के से मुकाबला अगर करते हैं, तो हैदराबाद की जो सियासत है, इसका फ़रोग़, इसमें जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो मैसूर से मुख्तलिफ होती हैं। और मुग़ल सियासी जो अनासिर हैं, इसका असर हैदराबाद में इब्तदाई दौर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस सिलसिले में निज़ाम आसिफ जाह का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए कि 1713 में मुग़ल हुक्मरान ने इन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया था, और 1724 में एक दक्कन का दूसरा सूबेदार बना दिया गया, जिसको निज़ाम आसिफ जाह ने हरा करके और अपने आदमी को सूबेदार बनाया। और इसके बाद इसने अपने आप को जो मुआहदा के हुकूक थे,
जंग के हुकूक थे, मनसब अता करने के हुकूक थे, टाइटल देने के हुकूक थे, इन सब हुकूक को अपने अंदर शामिल कर लिया। धीरे धीरे मुग़ल हुकूमत जो थी वो हैदराबाद से ख़त्म होती चली गई और ये एक इलामती तौर पर सिर्फ बच गई, जिसमें कि मुग़ल हुक्मरान का जो है सिर्फ खुतबा पढ़ा जाता था। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि निज़ाम आसिफ जाह की तस्वीर है। यही वो शख्स है जो बानी है हैदराबाद की रियासत का। इसके बाद कई निज़ाम हुए, हुक्मरान हुए हैदराबाद में, लेकिन निज़ाम अली ख़ान के वक्त में जिनका के दौर 1762 से 1803 तक है, इस दौर में हम देखते हैं कि इनके दौर के आते आते तक हैदराबाद में सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। जहाँ तक हैदराबाद की जंग और फौज का ताल्लुक है, निज़ामुल मुल्क ने जो जागीरदारी निज़ाम था उसमें कोई तब्दीली नहीं की, उसको कंटिन्यू करने दिया। जो फौजी सरदार थे और उनके जो फौजी थे वो अपने उमरा से बंधे हुए थे और उस तरह से वो एक सियासी निज़ाम में हैदराबाद के बन गए। जो मकामी सरबराह थे उनकी अथॉरिटी को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, उनको जैसा का तैसा रखा गया। मुग़लों की तरह हैदराबाद आर्मी में भी जो फौज थी उनको कैश अलाउंस, नकद अलाउंस दिया जाने लगा, जिसको कि निज़ाम की ट्रेजरी से अदायगी की जाती थी। हैदराबाद ने भी बहुत अच्छी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन किया और जो फौज थी वो अपने जो हरीफ ताकतें थी उसका मुकाबला करने के लिए एक मजबूत फौज का होना ज़रूरी है। इन्होंने एक मजबूत फौज रखी। मैसूर के बरखिलाफ इन्होंने जो स्टेट फाइनेंस है, रियासत की जो इक़्तिसादियात हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन उतनी कोशिश नहीं की जिस तरह के मैसूर में हुई थी। हैदराबाद में वैसी कोशिश देखने को हमें कम नज़र आती है। जहाँ तक हैदराबाद के मालगुजारी निज़ाम का ताल्लुक़ है, तो मैसूर के बरखिलाफ हैदराबाद के निज़ाम ने जो बिचौलिए थे उसको रेवेन्यू सिस्टम में, मालगुजारी के निज़ाम में जगह दी। एम ए नईम एक मुहक्किक हैं, उन्होंने नोटिस किया कि जो इजारा सिस्टम है, रेवेन्यू फार्मिंग ऑफ लैंड, ये इस निज़ाम को इन्होंने जारी रखा हैदराबाद के हुक्मरान ने। इसके अलावा बहुत सारे पेशकुश ज़मींदार भी थे जो कि खुद अपनी ज़मीन का, अपनी अराज़ी का तशख़ीस करते थे, लगान का, और खुद ही वो खराज तहसीन हुक्मरान को देते थे। जो ज़मींदार थे वो देश पांडे थे, गांव के सरबराह, इन पर भी लगान आयद किया गया, लेकिन इन पर लगान आयद करने के पहले इनकी मंजूरी लेनी ज़रूरी थी। हैदराबाद में रेवेन्यू रेट, लगान की शरह काफ़ी बढ़ा दी गई थी। कहा जाता है कि एक ज़माने में 50% तक कर दिया गया, लेकिन शायद ही इतना ज़्यादा लगान कभी वसूल किया जाता हो। इस जो रियासत थी और जो किसान थे, रेवेन्यू पेयर्स थे, उनके बीच में जो बिचौलिए थे, इनका बहुत ज़्यादा अहमियत थी। यहाँ जो जमाबंदी थी, जिसको कि स्टेट कलेक्शन कहते हैं, जो फिगर था वो, और दूसरा एक फिगर है कामिल यानी असेसमेंट, जो तशख़ीस की फिगर था, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है और यही फ़र्क ज़मींदार का शेयर हमें नज़र आता है। हैदराबाद में देखते हैं कि इन सारी वजूहात की वजह से यहाँ जो लगान है वो उसमें कमी आती है, कम वसूली होती है, और जागीर जो है यहाँ वो मौलसी होने लगती है और कोई ख़ास कोशिश नहीं की जाती हुक्मरान के द्वारा कि इसको चेक किया जा सके। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी लगान का जो इंतज़ामिया, वो अमील के अंडर में था, और अमील कौन होता था? सूबाई हेड होता था। जो ज़मीन थे उसका बराबर
तशख़ीस किया जाता था, उसका सर्वे किया जाता था। जो किसान थे उनको बराबर इनकरेज किया गया, उनको हौसला अफजाई की गई। कैसे? उनको वक्तन फ़ौक्तन लोन दे करके, उनको रिलीफ दे करके। जो बिचौलिए थे हैदराबाद में, इनका बहुत ही अहम रोल था ज़मीन के लगान की तशख़ीस में और ये लगान के महसूल में। नतीजा क्या हुआ कि जो बिचौलियों का जो मफाद था ज़मीन के ऊपर, इसको लेकर के एक कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। ऊपरी सतह पर अपना इक़्तिदार कायम करने के लिए, और ये काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। इसे पैट्रन एंड क्लाइंट्स के नाम से जाना जाता है। कैरन लियोनार्ड एक महक़िक़ हैं, उनका कहना है कि पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप यानी सरपरस्त और ग्राहक के बीच जो रिश्ता है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में, सियासी निज़ाम में हैदराबाद के, ये बहुत ही अहम था। और इसमें जो अहम सरपरस्त थे वो निज़ाम थे, और इस पूरे सिस्टम में कोई भी आदमी जब नौकरी में आता था तो उसके जो कैरियर में जो तरक्की होती थी, कैरियर एडवांसमेंट जो होता था, वो एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं था, कोई ऐसा एक सा पैमाना नहीं था, बल्कि जो ज़ाती ताल्लुकात हैं या जो मिलिट्री स्किल है, उनकी जो फौजी तजुर्बे हैं, दौलत है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के पास पावर, वेल्थ, दौलत, इक़्तिदार, इसमें इजाफा होता चला गया। एक और टर्म हमें मिलता है वकील का। वकील क्या होते थे? वकील जो होते थे हैदराबाद के अंदर, वो बिचौलिए होते थे, नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट क्लाइंट्स थे, और ये बिचौलिए जो हैं वो एक एजेंट के तौर पे काम करते थे निज़ाम और उमरा के बीच में, दो उमराओं के बीच में, निज़ाम और जो कोई गैर मुल्की ताकत है या बाहरी ताकत है, उनके बीच में। और ये जो बिचौलिए थे, ये वकील जो थे, ये जो है अपने जो इनफरादी मफादात हैं उसके बुनियाद पर ये ताकतवर होते चले गए, और ये जो कंपटीशन बढ़ता चला गया इक़्तिदार हासिल करने का, इसमें इन वकीलों का बहुत ही अहम रोल था। यहाँ तक मकामी सरबराहान की बात है हैदराबाद के अंदर, मैसूर के बरखिलाफ वो उनके पास जो मौरूसी ज़मीन थी उसको वो कंटिन्यू करते चले गए, और उसके बदले में वो निज़ाम को एक ख़ास खराज तहसीन हर साल देते थे। ये जो मकामी सरबराहान थे, हैदराबाद की जो सियासी निज़ाम था, इसमें इनका पूरी तरह इंज़माम कभी नहीं हो पाया, और इन्होंने हैदराबाद दरबार की शान शौकत को भी नहीं अपनाया, ये इससे दूर रहे। और लेकिन जब जब हैदराबाद की हुकूमत कमज़ोर होती तो ये उभर करके सामने आते और अहम रोल अदा करते। जहाँ तक हैदराबाद की माली और फौजी ग्रोह, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री ग्रुप्स का ताल्लुक है, तो इसमें बैंकर्स भी हैं, साहूकार भी हैं, फौजी कमांडर्स भी हैं। वो इन लोगों ने हैदराबाद के सियासी निज़ाम में बहुत ही अहम रोल अदा किया, और चूँकि ये सारे लोग इक़्तिसादी मईशत में, हैदराबाद की मईशत में अहम रोल अदा कर रहे थे, और ख़ास करके जो वहाँ की जो फ़ौज थी उसमें भी इनका अहम रोल था, और कभी कहीं जगह पर ये इन्होंने कास्ट या कम्युनिटी ग्रुप्स के तौर पर भी अपने रोल को निभाया। इसमें एक इक़्तिसादी ग्रोह भी था जिसको अग्रवाल और मारवाड़ियों के नाम से जाना जाता था। दूसरा मिलिट्री ग्रोह भी था जिसमें अफ़गान और अरब को शामिल किया जा सकता है, और ये वक्तन फ़ौक्तन अपने सपोर्ट को
वापस लेने का डर बनाए रखते थे। इससे क्या हुआ कि जो सियासत का तवाज़ुन था ये बिगाड़ने के लिए कभी भी तैयार रहते थे, और ये खतरा लाक रहता था कि बैलेंस ऑफ द पॉलिटी, सियासत का तवाज़ुन कहीं बिगड़ ना जाए। जहाँ तक इंतज़ामी निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हैदराबाद का ताल्लुक़ है, तो इन्होंने शुरू के दिनों में मुगलिया सल्तनत के जो इदारे थे उनको अपनाया, लेकिन साथ ही साथ जो ज़ाती मफाद थे उसको भी मुस्तहकम बनाने का मौका दिया। इस अमल में जो इनफरादी लोगों को जो फ़ायदे हुए उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक ऑफिसर होता था दीवान। दीवान जो होता था वो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं सरकार के उनकी देखरेख करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे दफ्तरदार जो कि रिकॉर्ड रखने का काम करता था, रिकॉर्ड कीपर था, वो हैदराबाद में ज़्यादा अहम रोल निभाता है, बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और चूँकि हैदराबाद में ऐसे अमले नहीं थे जिनको महाना तनख्वाह दी जाती हो, ख़ास करके रेवेन्यू के मामले में, तो ये जो रिकॉर्ड कीपर्स थे, रिकॉर्ड रखने वाले थे, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि जो मकामी देश पांडे थे और मकामी ताल्लुकदार थे उनके उनका जो असेसमेंट था उनको उनके हाथों में आता चला गया, और वही डिसाइड करने लगे, वही सोच इस चीज़ का करने लगे कि इनका कितना इन पर दैन वाजिब है महसूल का, लगान का। और ऐसा करने से क्या हुआ कि इनको मौका मिला कि गलत तरीके से दौलत को जमा कर सके। हैदराबाद में हमने देखा कि वहाँ की फौजी निज़ाम क्या था, वहाँ जो लगान का जो तरीक़ा था वो क्या था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो अगला हमारा ये है इलाक़ाई रियासत, वो है सिखों का। तो ये सिखिज़्म कैसे रिलीजियस से पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ आए, यानी एक मज़हब से इसने कैसे सियासी इक़्तिदार हासिल किया, इसको हम लोग देखेंगे। पंजाब में 15वीं और 16वीं सदी में बहुत सारे इस्लाही तहरीकें हुई जिसने कि हिंदुस्तान की मजहबी निज़ाम को बहुत कुछ बदल दिया। इसमें एक नया खून दौड़ा है जिसमें एक नाम सिख मत, सिखिज़्म का भी आता है। इसके बानी गुरु नानक थे और अपने जो मानने वाले थे इनको इन्होंने सिख कहा। इसका मतलब हो रहा होता है लर्नर ऑफ डिसिपल। इन्होंने जो भी तहरीक चलाई वो बहुत ही खामोश थी, पीसफुल थी, नॉन सेक्टेरियन थी, यानी फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ थी। और इन्होंने जो है फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ काम किया और जो सेकुलर ज़िंदगी थी, सेकुलर लाइफ थी, उसको बढ़ावा देने की कोशिश की। गुरु नानक के बाद लगभग 200 साल तक गुरु चला और 9 गुरु इसमें हमें नज़र आते हैं। और इन सभी गुरुओं ने पंजाब के अंदर सिख जो भाईचारा है इसको काफ़ी मुनज़्ज़म किया, इसको मुस्तहकम किया और मुग़लों के ख़िलाफ़ एक ताकतवर फ़ौज तैयार करने में अहम रोल निभाया। इसमें जो अलग गुरु नानक के बाद जो गुरु हुए, एक नाम आता है गुरु अंगद। और गुरु अंगद जो है, इन्होंने कहा जाता है कि गुरुमुखी का जो स्क्रिप्ट है इसको बनाने में बहुत अहम रोल निभाया। फिर है गुरु रामदास। गोल्डन टेम्पल में आज जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल नज़र आता है, जो सिखों का मुक़द्दस टेम्पल है, वो उसका जो है सेहरा गुरु रामदास को जाता है। इसके बाद आदि ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा। आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव ने बनाया। गुरु हरगोविंद भी एक गुरु थे
जिन्होंने सिखों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी कि कैसे जो है जंग लड़ा जाता है। और 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसकी पैदाइश पटना सिटी में हुई और आखिरी गुरु थे पटना में पैदाइश। और इन्होंने सिखों को एक मुनज़्ज़म तरीके से एक लड़ाकू जंगजू फौज की तरह मुनज़्ज़म किया ताकि वो लड़ सकें। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मौत के बाद गुरुशिप का जो इदारा था वो ख़त्म हो जाता है और सिख की भाईचारगी उसके शागिर्द बंदा बैरागी या बंदा बहादुर भी कहा जाता है उसे, उसके हाथों में मुंतकिल हो जाता है। ये बंदा बहादुर जो थे, इन्होंने मुगलों के खिलाफ काफ़ी तहरीकें चलाई, लेकिन 1715 में बदकिस्मती से उसे कब्जा कर लिया गया उस पर और उसे कत्ल कर दिया गया। और उनके बंदा बहादुर के कत्ल हो जाने के बाद सिखों में बहुत ज़्यादा बगावत हुई। इस बगावत को कुचलने के लिए मुगलों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली और धीरे धीरे सिख और मुनज़्ज़म होते चले गए और ताकतवर होते चले गए। अब हम देखेंगे कि वो अवामिल कौन कौन से थे जिन्होंने सिखों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने में मदद की। तो पहला है कि मुग़ल इक़्तिदार, शाही इक़्तिदार जो था उसका कमज़ोर होना। दूसरा जो है वो अफ़गान नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के जो पितर पे हमले हो रहे थे उससे भी काफ़ी उन्हें मदद मिली। तीसरा जो है मराठों की दुरंदाजी। चौथा जो है जो सूबाई इंतज़ामिया थी वहाँ पे हम आहंगी की कमी थी। पांचवा जो है वो मुकामी जो सरबराह थे और ज़मींदार थे, उन्होंने शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़, अथॉरिटी के ख़िलाफ़ बगावत की। इन सारे हालात ने पंजाब में 18वीं सदी में ऐसे हालात पैदा किए जिससे कि सिख बहुत ही ताकतवर उभर करके मंजर आम पर आए। अहमद शाह अब्दाली जो अफगान थे, इनकी मौत होती है। इससे सिख वफाक, सिख कन्फेडरेसी जो है, इनको मदद मिलती है कि किस तरह से वो अलग अलग सरदारों के क़यादत में छोटी छोटी रियासतें कायम कर सकें। और मुग़लों का बराबर ख़तरा चूँकि सिखों को बना रहता था, इसलिए इन्होंने अपने अपने छोटे ग्रोह बनाए, जत्था बनाया और जिसको कमांड करने के लिए जिसका लीडर जत्थेदार कहलाता था। और जत्थेदार ने कोशिश किया कि एक अलग अलग ग्रोहों को मिला करके एक वफाक बनाया जाए। और इन्होंने कोशिश ये की कि सिखों के जो अलग अलग ग्रोह हैं, उन ग्रोह के दरमियान सॉलिडरिटी, यकजहती कायम किया जाए। और 1765 के बाद से हम देखते हैं कि सिख का जो सियासी इक़्तिदार है वो इक़्तिदार काफ़ी तरक्की करता है, पायदारी उसमें आती है। और धीरे धीरे 19वीं सदी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक खुद मुख्तार आज़ाद रियासत के तौर पर सिखों का वजूद आता है। 18वीं सदी की दूसरे निस्फ में, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि सिख अपने आप को 12 इलाकाई वफाक, जिसे मिस्ल का नाम दिया जाता है, उसमें इन्होंने अपने को मुनज़्ज़म किया अलग अलग लोकल सरबराहों के मातहत, जिनमें भंगी थे, रामगढ़िया थे, कन्हैया थे, अहलवालिया थे और सुकरचकिया थे वगैरह। ये जो मिस्ल थे, इनकी जो बुनियाद थी वो बुनियाद थी मसावात, इक्वलिटी। मसावात की बुनियाद पर इन्होंने अपने मुनज़्ज़म किया। जो शुरू में इनके अंदर यकजहती थी, शुरू में जो उनके अंदर जमहूरी किरदार थे, धीरे धीरे वो अफ़गान का जब ख़तरा ख़त्म हो जाता है तो ये जो
इनके अंदर जो यूनिटी थी, जो इनके अंदर जो जमहूरी किरदार थे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और आपस में इनके रस्साकशी शुरू हो जाती है। तो इस रस्साकशी की वजह से मिस्र की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है और जो ये जमहूरी किरदार है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इन्हीं हालात में रणजीत सिंह जो शुक्रचर्या मिस्र का सरबराह था, वो एक ताकतवर सरबराह उभर करके सामने आता है और नई खुद मुख्तार रियासत पंजाब में की वजूद में आती है। सिख रियासत का जहाँ तक के उरूज का सवाल है, तो रणजीत सिंह ने इसकी बुनियाद डाली। जैसा कि हमने देखा, ये शुक्रचर्या मिस्र के जो सरबराह थे महान सिंह, उनका बेटा था और सिर्फ 12 वर्ष का ही था जब 17 बनाने में वालिद की मौत हो जाती है और मौत के बाद एक उसे छोटी सी एक जो बादशाह जो खित्ता मिलता है, वो खित्ता है गुजरांवाला, वजीराबाद, सियालकोट के कुछ हिस्से, रोहतास, ये पिंदंदान खान वगैरह। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह दाहिनी तरफ है और बाईं तरफ महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। एक पेंटिंग के जरिए इसमें दिखाया गया है। सिख जो सरबराह थे उनके बीच में अंदरूनी रस्साकशी जो इस तरह हुई और जो अफगान का जो जमा शाह के क़यादत में हमला होता है, उससे सिखों को आपस में रणजीत सिंह को अपने इक़्तिदार को मजबूत करने का मौका मिलता है और वो धीरे धीरे जो आज़ाद सिख रियासतें थी उनको, उनके इक़्तिदार को कम करता है। वो दीवान लखपत राय जो काफ़ी अहम था, उसको एक ख़तरनाक मुहिम में कैथल भेजता है जहां उसका कत्ल कर दिया जाता है। एक और उसके रास्ते की कांटा थी, वो उसकी माँ माई मालवाई, जो कि पूरी हुकूमत पर कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन इसने पुरस्कार हालात में इसको मरवा दिया। इसने बहुत सारे मुहिम सिख सरबराहों के खिलाफ भेजे। इसने रामगढ़ियों के खिलाफ भी मुहिम भेजा, उनको हराया। लाहौर के खिलाफ इन्होंने भेजा 1799 में, लाहौर पर कब्जा जमाया। अमृतसर का जो इलाका था, इन्होंने भंगियों से इस पर कब्जा किया और दूसरे जो इलाके थे अमृतसर के अलावा उससे मुतसिल, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। लाहौर और अमृतसर पर कब्जा करने के बाद इसने एक खुद मुख्तार सिख रियासत की बुनियाद पंजाब में डाली और वो इसका बेताज बादशाह बना। अब बेताज बादशाह बनने के बाद रणजीत सिंह ने कुछ इस्तेहकाम के लिए भी, कंसोलिडेशन के लिए भी काम किए। उसने जम्मू को मातहत बनाया, मिरोवाल, नारोवाल, सियालकोट, दिलवारगढ़ और वजीराबाद जैसे इलाकों को अपने मातहत किया। इसने कांगड़ा का चीफ संसार चंद और पठान चीफ निज़ामुद्दीन जो कसूर के थे, इनको भी अपने मातहत किया। मुस्लिम जो सूबा था काबुल में, जिसका नाम था झंग और सहीवाल, इसको मजबूर किया कि वो उसके आगे झुकें। और मुल्तान का जो गवर्नर था मुजफ्फर खान, जब वो वहाँ पर एक मुहिम लेके जाता है तो रणजीत सिंह को बहुत सारे तोहफे देता है और 1818 में मुल्तान मिस्र दीवान चंद जो कि सिख फौज का कमांडर था, उसके सामने वो सरेंडर कर जाता है। 1819 में कश्मीर पर कब्जा होता है। 1820 में तक वो पूरे पंजाब जो सतलज से लेकर के सिंधु नदी तक और कश्मीर का जो इलाका है, जो कि तिब्बत के बॉर्डर के इलाके तक है, वहाँ तक उसकी हुक्मरानी रणजीत सिंह की कायम हो जाती है। वो ट्रांस इंडस रीजन है, इंडस सिंध से ऊपर का इलाका, इसमें आप डेरा इस्माइल है, डेरा गाजी खां है, खैराबाद है, पेशावर है, इन सब पर भी इसने अपना कंट्रोल कायम किया। उसके जो भी जानशी हुए, वो इस इलाकाई सालमियत को 1845 तक किसी न किसी शक्ल में कायम रखे और
कायम ही नहीं रखा, बल्कि कुछ इलाकों को भी इसमें शामिल किया। लेकिन 1845 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सिख जो इलाके थे वो उन पर बरतानवी इक़्तिदार कायम होता चला जाता है। जहाँ तक सिर्फ वफाक की बात है, सिख कन्फेडरेसी की बात है, तो सिख जो गुरु थे उनकी जो तालीमात थी यही सिख सियासत की का बुनियाद थी। और जो अखलाकियात है, जो जमहूरी रवायात हैं सिख गुरु की, वो उस वही रवायत बुनियाद बनी सिख वफाक की, सिख सियासत की। जो जमहूरी रवायत थी अलग अलग मिस्ल के अलग अलग तरह से नज़र आती हैं हमें मिस्ल के ज़माने में, जैसे गुरमाता है, दल खालसा है, खालसा के नाम पर हुकूमत करना, ये सारी चीज़ें हमारी सिख पॉलिटी की बुनियाद है। कुछ मौरखीन का मानना है कि मिस्ल की जो तंजीम थी वो मजहबी बुनियाद पर बसी हुई थी, जबकि कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि मिस्ल की जो फंक्शनिंग है, वो जो कारकर्दगी है, वो ये दिखाती है कि इन्होंने अपने अपने इलाकों में अपने अपने मफाद को लेकर इसको चलाया। सिख सियासी रियासती सियासत की जहाँ तक बात है, जो सरदार थे उनकी जो ऑटोनॉमी थी वो ख़त्म हो जाती है और राजा ही खुद मुख्तार बन जाता है, सुप्रीम बन जाता है। रंजीत सिंह का जो ये यकीन था वो सिख मजहब में ज़रूर था, लेकिन इसने अपने मजहब को कभी भी इंतज़ामिया में, एडमिनिस्ट्रेशन में आड़े हाथों नहीं आने दिया और बराबर एक सेकुलर अप्रोच अपनाया। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सिख सल्तनत, जो कि आपको बैगनी रंग से दिखाया गया है, हिंदुस्तान के शुमाल में 1799 से लेकर के 1849 तक क्या हालत थी, कहाँ तक वसत थी, ये दिखाया गया है। अब खुलासा कलाम ये है कि मैसूर, हमने जो कुछ देखा है इसका खुलासा कलाम है कि मैसूर का जो खित्ता है उसमें उसने जाहिर किया किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से, कमज़ोर तरीके से कायम या कमज़ोर करने वाले इदारे अफराद को सियासी मुख्तलिफ सतहों पर फैसलाकुन किरदार अदा करने की इजाज़त मैसूर में दे रहे थे। हैदर और टीपू मैसूर में बहुत अहम थे। उनकी फौजी ताकत के ज़रिए वो किस तरह से एक रियासत बनकर हैदराबाद उभरी और ये लोग एक मजबूत इंतज़ामिया कायम करने में किस तरह कामयाब हुए। और हैदर टीपू ने की क़यादत में मैसूर की हुकूमत को फौजी ताकत, मिलिट्री पावर के रूप में की तरह एक वो काफ़ी मजबूती हुई। लेकिन ये इनकी ये जो सिस्टम वहाँ कायम हुआ, ये इसकी नाअहलियत की वजह से ये इस पर कोई न कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था वो कोई बढ़ता चला गया। जहाँ तक हैदराबाद की बात है, इंतज़ामिया में ज़ाती मफादात मजबूत करने की इजाज़त दी और ऊपर से नीचे तक सरप्रस्त क्लाइंट रवाबत के ज़रिए अपनी सियासत उन्होंने कायम किया। जहाँ तक सिख रियासत की बात है, बार बार गैर मुल्की हमले हो रहे थे। सिख सरदारों की बगावत के नतीजे में पंजाब में मुगल इक़्तिदार का खात्मा हुआ। सिख एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभरे और रंजीत सिंह की क़यादत में एक खुद मुख्तार रियासत कायम हुई। और मुगल निज़ाम के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यहाँ इंतज़ामिया में ज़्यादा इदारजाती तब्दीलियाँ नहीं होती हैं। पंजाब के अंदर में जो सिख हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी हुक्मरानी को मुस्तकम करने के लिए इंतज़ामिया में एक सेकुलर अंदाज़ अपनाया। क्यों? इसलिए कि जो लोग थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने जो सिख जो हुक्मरान थे उन्होंने ख़ासकर रंजीत सिंह की बात जब आती है तो इन्होंने जो मज़हब अपनाया, इनका जो अपना मज़हब था वो सिख मत था और सिख का जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें इनको बहुत यकीन था और वो सभी गुरुओं का बहुत ही एहतराम करते थे। लेकिन जब इंतज़ामिया की बात आई, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई, तो इन्होंने फ़िरक़ावारियत, मज़हब को इस आड़े हाथों नहीं आने दिया और उसने जो भी इंतज़ामिया चलाया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फ़िरक़ावारियत से मुख्तलिफ था, एक सेकुलर था। तो उस ज़माने में भी सोचिए कि आज एक आज़ाद हिंदुस्तान है, आज हम सेकुलर मुल्क के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। तो ये सेकुलरिज्म का झंडा सिर्फ अभी नहीं बल्कि वहाँ भी जो इलाक़ाई रियासतें थी,
खास करके जो सिख रियासत, उस रियासत में भी हमें देखने को मिलती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लेक्चर का अख्ताम करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।